नमस्कार। तो चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करते हैं जो एक महान साम्राज्य के खत्म होने और मध्यकाल की शुरुआत के बीच एक पुल की तरह है। ये है उत्तर गुप्त काल, उथल-पुथल से भरा लेकिन बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण समय। तो जरा सोचिए, जब कोई बहुत बड़ा महान साम्राज्य बिखर जाता है तो उसके बाद होता क्या है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर उसी राख से कुछ नया जन्म लेता है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज के सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि कैसे एक युग का अंत हुआ, फिर देखेंगे कि उससे जो राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ वो कैसा था। इसके बाद बात करेंगे एक नए सिस्टम यानी सामंतवाद की। समाज में आ रहे बदलावों को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे इसने मध्य युग की नींव रखी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं लगभग 550 ईस्वी से, जब भारत का स्वर्ण युग कहलाने वाला महान गुप्त साम्राज्य अपने आखिरी दिन गिन रहा था। अब देखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य न किसी एक वजह से नहीं गिरता। गुप्त साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। अंदर से तो कमजोर शासक और भ्रष्टाचार इसे दीमक की तरह खा रहे थे, और बाहर से हूणों के लगातार हमले, खासकर तोरमाण और मेहरकुल जैसे शासकों के, इसकी जड़ों को हिला रहे थे। और जैसे ही केंद्र की ये बड़ी ताकत खत्म हुई, भारत का पूरा पॉलिटिकल मैप ही बदल गया। वो एक विशाल साम्राज्य अब कई छोटे छोटे राज्यों में टूट चुका था, जो आपस में ही मुकाबला कर रहे थे। एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक शून्य बन गया था, जिसे भरने के लिए अब एक नई दौड़ शुरू होने वाली थी। तो इस खाली जगह को भरने के लिए मैदान में कौन कौन उतरा? कई नई शक्तियां उभरकर सामने आईं। जैसे कन्नौज में मौखरी थे, थानेश्वर में पुष्यभूति, गुजरात में मैत्रक और बंगाल में गौड़ वंश। ये सब अपने अपने इलाकों के नए पावर सेंटर बन रहे थे। लेकिन इन सभी में एक नाम था जो सबसे अलग चमक रहा था, हर्षवर्धन का। थानेश्वर के पुष्यभूति वंश से आने वाले हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को फिर से एक झंडे के नीचे लाने की एक आखिरी और बहुत शानदार कोशिश की, और इसीलिए उन्हें प्राचीन उत्तर भारत का आखिरी महान सम्राट भी कहा जाता है। लेकिन इस दौर में सिर्फ राजा महाराजा नहीं बदल रहे थे, नहीं, बल्कि राज करने का पूरा सिस्टम ही बदल रहा था। एक ऐसी व्यवस्था आकार ले रही थी जो आने वाली कई सदियों तक भारत की राजनीति और समाज को तय करने वाली थी। ये था भारतीय सामंतवाद का जन्म। तो ये सामंत व्यवस्था थी क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें राजा अपने बड़े अधिकारियों को सैलरी देने के बजाय जमीन का एक टुकड़ा दे देते थे। ये अधिकारी, जिन्हें सामंत कहा जाता था, उस जमीन से टैक्स वसूलते थे और बदले में राजा के लिए एक सेना भी रखते थे। अब इसका असर क्या हुआ, सोचिए। राजा जमीनें बांटते गए तो उनका खुद का खजाना तो कमजोर होगा ही, है ना? धीरे धीरे सत्ता राजा के हाथ से निकलकर इन सामंतों के हाथ में जाने लगी। पावर डिसेंट्रलाइज हो गई और गांव अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो गए। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मशहूर इतिहासकार आर.एस. शर्मा ने तो साफ कहा है कि यही वो दौर था जब भारत में सामंतवाद की असली नींव पड़ी। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं था, ये भारत के भविष्य का खाका तैयार कर रहा था। तो ये तो हुई सियासत और राजकाज की बात, पर इसका आम लोगों की जिंदगी पर, उनकी मान्यताओं पर क्या असर पड़ रहा था? चलिए अब इसे समझते हैं। समाज में भी ना बड़े गहरे बदलाव आ रहे थे। जो वर्ण व्यवस्था थी वो और भी ज्यादा कठोर हो गई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिली, और इसी दौर में सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं के सबूत भी मिलने लगते हैं। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि शूद्रों की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, क्योंकि वो अब खेतीबाड़ी से ज्यादा जुड़ गए थे। धर्म के मैदान में भी एक बड़ी उठापटक चल रही थी। जहां एक तरफ बौद्ध धर्म का असर धीरे धीरे कम हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म एक नई ऊर्जा के साथ वापस आ रहा था। खासकर शिव और विष्णु की भक्ति वाले शैव और वैष्णव संप्रदाय बहुत लोकप्रिय हो रहे थे। और पता है, इसी दौर में एक और कमाल की चीज हुई। लोगों की भक्ति और पूजा करने के तरीकों में बदलाव आ रहा था, और इसी के साथ भारत में पहली बार पत्थर के बने स्थायी और भव्य मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। ये वो विरासत है जो आज भी हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस पूरे उथल-पुथल वाले दौर ने हमें विरासत में क्या दिया? ये आने वाले भारत के लिए इतना जरूरी क्यों था?
तो अगर हम देखें तो इस दौर ने आने वाले भारत की तकदीर लिखी। इसने सामंतवाद को इतना मजबूत कर दिया कि सदियों तक कोई एक बड़ी केंद्रीय शक्ति नहीं बन पाई। इसने छोटे छोटे राज्यों को ही राजनीति का केंद्र बना दिया। लेकिन हाँ, इसी वजह से क्षेत्रीय भाषाओं और कल्चर को भी फलने फूलने का मौका मिला। तो इसे कोई अंधकार युग कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि ये वो नींव थी जिस पर मध्यकालीन भारत की पूरी इमारत खड़ी हुई। तो आखिर में बस एक सवाल कि इतिहास में जो ये उथल-पुथल वाले दौर होते हैं, क्या वो हमेशा किसी चीज़ के ख़त्म होने का इशारा होते हैं या फिर किसी नई शुरुआत का? इस पर सोचिएगा ज़रूर।